हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जानेंगे पूर्णांकों का साहचर्य गुणों के बारे में। उसके बाद क्लास 7 में समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 8 में अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे और अंत में जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि भारत से लौटकर बापू अपने परिवार के साथ जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें जहाज से उतरने नहीं दिया गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किया। वे अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। उन्होंने वहीं अपना आश्रम बनाया। अंग्रेज सरकार के बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और आंदोलन शुरू किया। फिर अंग्रेज सरकार द्वारा कानून वापस लिया गया। गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। स्वदेश लौटकर 1 साल तक गांधी जी ने देश भर में घूमा। लोगों की हालात उनके पास जाकर वो समझते रहे, हिंदुस्तान की दुर्दशा को करीब से समझने लगे और आखिर में वे अहमदाबाद में बसे और वहीं सत्याग्रह आश्रम बनाया। यहाँ पर जुलाहों को बुलाकर गांधी जी ने अपने हाथ से कपड़ा बनाना सीखा। अब गांधी जी कांग्रेस के कामकाज में हिस्सा लेने लगे थे। कांग्रेस नेताओं के कहने से चंपारण के एक किसान गांधी जी को बिहार लेकर आए। किसान नील के व्यापारियों से बड़े परेशान थे। लंदन में उनके साथ पड़े हुए वकीलों की गांधी जी ने मदद ली। नीलहों के अत्याचारों पर रपट तैयार करके सरकार पर जोर डालना था कि वो कानून बदले। वकील किसानों का मामला लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते थे। गांधी जी सत्याग्रह के तरीके सीख चुके थे। उन्होंने एक अलग रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, जहाँ रैयत इतनी कुचली गई है, जहाँ सब इतने भयभीत रहते हैं, वहाँ कचहरियों के मार्फत थोड़े ही इलाज हो सकता है। लोगों के लिए सच्ची दवा तो उनके डर को भगाना है। किसानों से मिल मिलकर गांधी जी ने उनका दुख दर्द पूछा। उनकी रपट तैयार वो करते गए। वे सर्वेक्षण कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी के आदेश आ गए। अदालत में गांधी जी ने एकदम निडरता से कहा कि वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे। बाहर असंख्य लोग गांधी जी के समर्थन में जमा थे। दबाव में आकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें छोड़ दिया। लगभग 8 महीने गांधी जी चंपारण में रहे। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह यहाँ भी सत्य की जीत हुई। अंग्रेज सरकार ने घुटने टेके। किसानों को परेशान करने वाली नील की खेती का अंत हुआ। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी जी को कांग्रेस के मुख्य नेताओं के आगे खड़ा कर दिया। चंपारण की ही तरह गुजरात के खेड़ा में भी किसानों ने सत्याग्रह किया। वकील सरदार पटेल अब कांग्रेस के नेता बन चुके थे। अहमदाबाद में कपड़ों के कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। उनकी नेता थी कारखानों की मालिक की बहन अनसुईया साराभाई। मजदूरों के लिए यहाँ गांधी जी ने उपवास किया। फिर ऐसा समझौता कराया जो सबको मंजूर था। खूब ढूंढने के बाद गांधी जी को एक चरखा मिला और अब खादी का समय आ गया था।
सन 1921 में ऐसे कई विरोधों के मिलने से असहयोग आंदोलन उभर कर आया। यह पूरे देश में फैल गया। अब आजादी की लड़ाई के मुख्य नेता गांधी जी ही थे। सन 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, जो और भी बड़ा आंदोलन था। सन 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। अब अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना मुश्किल था। सन 1944 में रेडियो पर एक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को एक विशेष नाम से पुकारा। पता है वो नाम क्या था? राष्ट्रपिता। और तभी से हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। और गांधी जी तो अपने दो प्रिय हथियारों की ही बात करते रहे। जानते हो वो क्या थे? आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का साहचर्य गुण। क्या आपको पता है कि हम किन्हीं भी तीन पूर्णांकों को किसी भी प्रकार समूह बनाकर जोड़ सकते हैं या इनका गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रकार समूह बनाकर इनका व्यवकलन या विभाजन नहीं कर सकते। पूर्णांकों के इस गुण को साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। यह गुण हमें संक्रियाओं को समूह बनाकर यानी कि कोष्ठकों के उपयोग से हल करना सिखाता है। आइए इसे समझें। हम शुरुआत करेंगे इस सवाल से कि क्या पूर्णांकों के लिए योग सहचारी यानी एसोसिएटिव है या नहीं। इसे पता करने के लिए हम तीन पूर्णांकों को जोड़ेंगे। मान लीजिए हमें ऋण 4, ऋण 9 और 11 को जोड़ना है। अगर हम ऋण 4 और ऋण 9 का समूह बनाते हैं तो इनका परिणाम होगा ऋण 13। फिर हम इसमें 11 जोड़ेंगे, इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 2। इसी तरह अगर हम ऋण 9 और 11 का समूह बनाते हैं तो इस समूह का कुल मान होगा 2 और फिर हम इसमें ऋण 4 जोड़ते हैं तो हमें तीनों का कुल मान प्राप्त होगा ऋण 2। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है, यानी कि हम पूर्णांकों को किसी भी प्रकार समूह बनाकर जोड़ सकते हैं। व्यापक रूप में किन्हीं भी तीन पूर्णांकों a, b, c के लिए a धन b धन c बराबर a धन b धन c है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम ऋण 4, ऋण 9 और 11 का योग करने के लिए किसी भी प्रकार समूह बना सकते हैं। क्या इनका व्यवकलन करने के लिए किसी भी प्रकार समूह बनाया जा सकता है? क्या ऐसा करने से परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम ऋण 4 और ऋण 9 का समूह बनाते हैं तो इनके व्यवकलन का परिणाम होगा 5। फिर हम इसमें से 11 का व्यवकलन करते हैं तो हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 6। इसी तरह अगर हम ऋण 9 और 11 का समूह बनाते हैं तो इनके व्यवकलन का परिणाम होगा ऋण 20। ऋण 4 से ऋण 20 को घटाने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 16। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। इससे हमें पता चलता है कि हम पूर्णांकों का व्यवकलन करने के लिए अलग अलग प्रकार से समूह नहीं बना सकते। व्यापक रूप में किन्हीं भी तीन पूर्णांकों a, b, c के लिए a ऋण b ऋण c a ऋण b ऋण c के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है। अब हम बात करेंगे पूर्णांकों के गुणन की और पता करेंगे कि क्या पूर्णांकों के लिए गुणन सहचारी है या नहीं। मान लीजिए हमें ऋण 3, 4 और ऋण 5 के गुणन का परिणाम यानी गुणनफल पता करना है। अगर हम ऋण 3 और 4 का समूह बनाकर इसे हल करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 60। इसी प्रकार अगर हम 4 और ऋण 5 का समूह बनाकर इसे हल करेंगे तो इस स्थिति में भी हमें परिणाम प्राप्त होगा 60। यह दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है। इससे यह पता चलता है कि पूर्णांकों का गुणन किसी भी प्रकार समूह बनाकर किया जा सकता है। व्यापक रूप में किन्हीं भी तीन पूर्णांकों a, b, c के लिए a गुना b गुणा c बराबर है a गुना b गुणा c के। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य है। अब क्या आप पता कर सकते हैं कि पूर्णांकों का विभाजन सहचारी है या नहीं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए ऋण 16, 4 और ऋण 2 के विभाजन का परिणाम यानी भागफल पता करना है। अगर हम ऋण 16 और 4 का समूह बनाकर इसे हल करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 2।
इसी प्रकार अगर हम 4 और ऋण 2 का समूह बनाकर इसे हल करेंगे तो इस स्थिति में हमें परिणाम प्राप्त होगा 8। यह दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर नहीं है। इससे यह पता चलता है कि पूर्णांकों का विभाजन किसी भी प्रकार समूह बनाकर नहीं किया जा सकता। व्यापक रूप में किन्हीं भी 3 पूर्णांकों a, b, c के लिए a विभाजित b विभाजित c a विभाजित b विभाजित c के बराबर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांकों के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि पूर्णांकों का योग और गुणन साहचर्य है, जबकि व्यवकलन और विभाजन साहचर्य नहीं है। आज हमने सीखा पूर्णांकों का साहचर्य गुण। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। मान लीजिए हम इमली के एक बीज का मान ऋण 3 मानते हैं। अगर हम 5 बीजों का एक समूह ऐसे 12 समूह बनाते हैं तो इन सभी बीजों का कुल मान क्या होगा? 5 बीजों का एक समूह ऐसे 12 समूह पर बीजों की कुल संख्या 12 गुना 5 से पता की जा सकती है। यहाँ एक बीज का मान ऋण 3 है। सभी बीजों का कुल मान पता करने के लिए हमें 12 गुना 5 को ऋण 3 से गुणा करना होगा। चूँकि पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य यानी एसोसिएटिव है, इसलिए हम पूर्णांकों के गुणन में किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का समूह बना सकते हैं। जैसे यहाँ हम ऋण 3 और 12 का समूह बना सकते हैं या 12 और 5 का समूह बना सकते हैं। अगर हम ऋण 3 और 12 का समूह बनाकर हल करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 180। अगर हम 12 और 5 का समूह बनाकर हल करेंगे तो भी हमें यही परिणाम प्राप्त होगा। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य है। किसी भी प्रकार समूह बनाकर हल करने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 180, जो हमें बताता है कि इमली के सभी बीजों का कुल मान ऋण 180 है। अगला उदाहरण, किसी बैंक के खाता बही में जमा धनराशि को धनात्मक पूर्णांक से दर्शाया जाता है और निकाली गई धनराशि को ऋणात्मक पूर्णांक से दर्शाया जाता है। बैंक में दिनेश का खाता है। कुछ दिन पहले दिनेश के बैंक खाते में 3,589 रूपए शेष धनराशि थी। सोमवार को वह अपने खाते में 1,325 रूपए जमा करता है, लेकिन कुछ दिन बाद खेती का सामान खरीदने के लिए 4,575 रूपए निकालता है। तो अब उसके खाते में कितनी धनराशि बची? दिनेश के बैंक खाते में 3,589 रूपए जमा थे, जिसकी उसे खाता बही में धन 3,589 से अंकित किया जाएगा। उसने सोमवार को खाते में 1,325 रूपए जमा किए, जिसे उसकी खाता बही में धन 1,325 से अंकित किया जाएगा। कुछ दिन बाद वह अपने बैंक खाते से 4,575 रूपए निकालता है, जिसे उसके खाता बही में ऋण 4,575 से अंकित किया जाएगा। दिनेश के बैंक खाते में अब कितनी धनराशि शेष है, यह पता करने के लिए तीनों धनराशियों का योग करना होगा। चूँकि पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य है, इसलिए हम पूर्णांकों के योग में किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का समूह बना सकते हैं। जैसे यहाँ हम 3,589 और 1,325 का समूह बना सकते हैं, या 1,325 और ऋण 4,575 का समूह बना सकते हैं। अगर हम 3,589 और 1,325 का समूह बनाकर इस उदाहरण को हल करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 339। अगर हम 1,325 और ऋण 4,575 का समूह बनाकर हल करेंगे तो भी हमें यही परिणाम प्राप्त होगा, यानी कि 339। इसलिए दिनेश के खाता बही में शेष धनराशि धन 339 से अंकित की जाएगी। मिथ्या धारणा 1, पुनीत और प्रिया को ऋण 34, 25 और 4 के व्यवकलन का परिणाम प्राप्त करना था। पुनीत ने इसे ऋण 34 और 25 का समूह बनाकर हल किया और परिणाम प्राप्त किया ऋण 63। प्रिया ने इसे 25 और 4 का समूह बनाकर हल किया और परिणाम प्राप्त किया ऋण 55। तो बताइए कौन सही है? पूर्णांकों का व्यवकलन करते समय कई बार यह नजरअंदाज कर दिया जाता है कि पूर्णांकों के लिए व्यवकलन सहचारी यानी एसोसिएटिव नहीं है, यानी कि किन्हीं भी 3 पूर्णांकों a, b, c के लिए a ऋण b ऋण c a ऋण b ऋण c के बराबर नहीं है। यहाँ प्रिया ने इसे 25 और 4 का समूह बनाकर हल किया है, जिससे उसे ऋण 55 यह गलत परिणाम प्राप्त हुआ है। सही समझ यह है कि व्यवकलन करने के लिए पहले 2 पूर्णांकों का व्यवकलन किया जाना चाहिए, फिर परिणाम से तीसरे पूर्णांक का व्यवकलन किया जाना चाहिए। इसलिए पुनीत का जवाब सही है, यानी कि दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 1।
मिथ्या धारणा 2। साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद शिक्षक ने गृह कार्य के लिए बच्चों को सवाल दिया, ऋण 312 विभाजित 6 विभाजित 2 का परिणाम ज्ञात कीजिए। संध्या ने इसका जवाब ऋण 104 प्राप्त किया और वरुण ने ऋण 26 प्राप्त किया। आपके विचार में कौन सही है? अक्सर बच्चे यह नजरअंदाज कर देते हैं कि पूर्णांकों का विभाजन साहचर्य नहीं है, यानी कि किन्हीं भी 3 पूर्णांकों a, b और c के लिए a विभाजित b विभाजित c a विभाजित b विभाजित c के बराबर नहीं है। वे देखते हैं कि 6 को 2 से विभाजित करना ऋण 312 को 6 से विभाजित करने से आसान है, इसलिए वे पहले 6 को 2 से विभाजित कर लेते हैं और फिर इसके परिणाम 3 से ऋण 312 को विभाजित करते हैं। इससे परिणाम प्राप्त होता है ऋण 104। यह एक गलत समझ है। पूर्णांकों का विभाजन साहचर्य नहीं है, इसलिए दिए उदाहरण को हल करने के लिए हम 6 और 2 का समूह नहीं बना सकते। इसे हल करने के लिए पहले हमें ऋण 312 और 6 का समूह बनाना होगा। इस समूह को हल करने पर इसका मान प्राप्त होगा ऋण 52। फिर हमें ऋण 52 को 2 से विभाजित करना होगा। इससे सही परिणाम प्राप्त होगा ऋण 26। इसलिए हम कह सकते हैं कि संध्या ने गलत जवाब दिया है और वरुण ने सही। मिथ्या धारणा 3। सुधीर और नयन ऋण 16 गुना 2 गुना 5 को हल कर रहे थे। उन्होंने इसे निम्न प्रकार से हल किया। पता कीजिए कौन सही है। कई बार बच्चे कोष्ठक के बाहर की संख्या को कोष्ठक के अंदर की दोनों संख्याओं से गुणा करते हैं। यह एक गलत समझ है। इससे सुधीर को गलत जवाब प्राप्त हुआ है। सही समझ यह है कि पहले हम कोष्ठक को हल करते हैं और फिर परिणाम के साथ कोष्ठक के बाहर लिखी संख्या का गुणा करते हैं। इससे नयन को सही जवाब प्राप्त हुआ है। तो आज हमने देखी पूर्णांकों के साहचर्य गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरते। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। आज हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। आपने अपने जीवन में कई त्रिभुज देखे होंगे। क्या इन सभी का आकार समान होता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर एवं कोणों के आधार पर भिन्न होते हैं। जब हम बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की, तो हम त्रिभुजों के कोणों की समकोण से तुलना करते हैं। यदि त्रिभुज के सभी कोण समकोण से छोटे हो तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज यानी अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और यदि त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण से बड़ा हो तो उस कोण को हम अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन अगर त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण ही हो तो ऐसे त्रिभुज को हम एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ त्रिभुज दर्शाए हैं। वीडियो रोककर ज्ञात कीजिए
कि इनमें समकोण त्रिभुज कौन सी आकृतियों में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आकृति 2, 3, 5 और 8 में दर्शाए त्रिभुजों का एक कोण समकोण है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन अगर हम आकृति 1, 4, 6 और 7 की बात करें तो इनमें कोई भी कोण समकोण नहीं है, इसलिए इन्हें हम एक समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते। बच्चों, समकोण त्रिभुज में भुजाओं को विशेष नाम दिए जाते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा यानी ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल को कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण से छोटी माप की भुजाओं को समकोण त्रिभुज के पाद यानी लेग्स कहते हैं। ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व एक महान गणितज्ञ एवं प्रसिद्ध दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं शेष भुजाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण गुण की खोज की, जिसे पाइथागोरस गुण के नाम से जाना जाता है। आइए इस गुण को समझें। यहाँ एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसके कर्ण यानी AC की माप है 5 सेंटीमीटर, शेष भुजाओं में AB की माप है 3 सेंटीमीटर और BC की माप है 4 सेंटीमीटर। यह समकोण त्रिभुज की एक भुजा की माप है 3 सेंटीमीटर। चलिए इस माप से एक वर्ग बनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया है। हम इस वर्ग को त्रिभुज की 3 सेंटीमीटर भुजा पर इस प्रकार रखेंगे। इसी प्रकार हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक और वर्ग बनाएंगे और इसे त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर भुजा से संलग्न रखेंगे। इसी तरह हम 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाकर इसे त्रिभुज के 5 सेंटीमीटर भुजा से संलग्न रखेंगे। क्या आप बता सकते हैं यहाँ प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, जिसे हम भुजा के वर्ग के रूप में दर्शाते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप किसी संख्या a के ऊपर इस प्रकार 2 लिखा पाएंगे तो इसे हम a का वर्ग कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि a का स्वयं से 2 बार गुणन किया जा रहा है, यानी कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर AB गुणा AB बराबर AB का वर्ग लिखा जा सकता है, जो होगा 3 सेंटीमीटर का वर्ग यानी कि 3 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसी के साथ यह भी ध्यान रहे कि यह 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से हमें पता चलता है कि इस वर्ग में हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल 9 वर्ग बना सकते हैं। साधारणतः किसी आकृति में हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बना सकते हैं, उसी को हम उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। अब चलिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह भी हम कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल BC का वर्ग बराबर 4 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी प्रकार 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर AC का वर्ग बराबर 5 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ एक मजेदार बात सामने आती है। क्या आप बता सकते वह क्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ हम देखते हैं कि 9 वर्ग सेंटीमीटर धन 16 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर है। या इसे ही हम भुजाओं के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। यह समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं शेष भुजाओं के बीच एक रोचक संबंध है। शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर उसकी शेष भुजाओं यानी पादों के वर्गों का योग है। इसे ही हम पाइथागोरस के गुण से जानते हैं। इस गुण के कई उपयोग हैं, जैसे समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, या फिर यह स्पष्ट करना हो कि दिया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान रहे, पाइथागोरस गुण सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही प्रयुक्त होता है, लेकिन त्रिभुज समकोण त्रिभुज न हो तो यह गुण प्रयुक्त नहीं होता।
आज हमने सीखा समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। राहुल अपनी स्थिति से पूर्व की ओर 15 कदमों की दूरी तय करता है और उत्तर की ओर 8 कदमों की दूरी तय करता है। यदि सभी कदमों की दूरी बराबर हो और 1 इकाई बराबर 1 कदम लिया जाए तो ज्ञात कीजिए वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने कदम दूर है। आप यह जानते ही होंगे कि हम दिशाओं को इस प्रकार निरूपित करते हैं। इस आधार पर चलिए दी गई स्थिति के लिए आकृति बनाएं। राहुल अपनी स्थिति से पूर्व की ओर 15 कदमों की दूरी तय करता है। इसे हम पूर्व दिशा की ओर एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट बनाकर दर्शाएंगे जिसकी लंबाई होगी 15 कदम। चलिए इसे रेखाखंड AB नाम दें। सवाल से यह भी ज्ञात होता है कि राहुल बिंदु B से उत्तर की ओर 8 कदमों की दूरी तय करता है। बताइए इसे हम कैसे दर्शा सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, चूंकि उत्तर और पूर्व दिशा समकोण बनाती है इसलिए हम रेखाखंड AB पर बिंदु B से समकोण बनाता हुआ एक रेखाखंड दर्शाएंगे जिसकी लंबाई होगी 8 कदम। इस रेखाखंड को हम BC नाम देंगे। हमें पता करना है A से C तक की दूरी जिसे हम रेखाखंड AC से दर्शाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें भुजा AC एक कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज है एवं भुजा AB और भुजा BC इस त्रिभुज के पाद यानी लेग्स है। त्रिभुज ABC में हमें 2 भुजाओं यानी साइड्स के माप ज्ञात है, इसलिए पाइथागोरस गुण के प्रयोग से हम तीसरी भुजा यानी कर्ण AC का माप ज्ञात कर लेंगे। यहाँ AC कर्ण है और AB और BC समकोण त्रिभुज की शेष भुजाएं हैं। पाइथागोरस गुण हमें बताता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर उसकी शेष भुजाओं यानी पादों के वर्गों का योग, यानी कि कर्ण AC का वर्ग बराबर भुजा AB का वर्ग धन भुजा BC का वर्ग बराबर 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग। हम 15 का वर्ग बराबर 15 गुणा 15 बराबर 225 प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार 8 का वर्ग बराबर 8 गुना 8 बराबर 64 प्राप्त करते हैं। चूंकि 225 धन 64 बराबर 289 है इसलिए कर्ण AC का वर्ग बराबर 289 है। AC का मान ज्ञात करने के लिए हमें ऐसी संख्या का पता लगाना होगा जिसका वर्ग यानी स्क्वायर 289 हो, यानी कि उसका स्वयं से गुणा करने पर 289 आए। हम देखते हैं कि 10 का वर्ग बराबर 10 गुना 10 बराबर 100 है। इसी प्रकार 20 का वर्ग बराबर 20 गुना 20 बराबर 400 है। चूंकि 289 100 और 400 के बीच है इसलिए वह संख्या जिसका वर्ग 289 है जरूर 10 और 20 के बीच होगी। इसी प्रकार हमें 15 का वर्ग बराबर 15 गुणा 15 बराबर 225 प्राप्त होता है जो कि 289 के और पास है। ऐसा करते हुए हमें ज्ञात होगा कि 17 का वर्ग बराबर 17 गुणा 17 बराबर 289 होता है, यानी कि कर्ण AC का वर्ग बराबर 17 का वर्ग है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कर्ण AC की माप 17 कदम है। इससे हमें पता चलता है कि राहुल अपनी प्रारंभिक स्थिति से 17 कदम दूर है। अगला उदाहरण, दिनेश को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या आप बता सकते हैं उसने नीचे दिए मापों में से कौन सा माप लेना चाहिए जिससे वह एक समकोण त्रिभुज बना पाएगा? प्रत्येक कथन में हमें 3 माप दिए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक कथन में यदि समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसमें कर्ण की माप क्या होगी? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण की माप दोनों शेष भुजाओं से अधिक होती है। इस समझ से हम कर्ण की माप का पता लगा सकते हैं। पहले कथन में हम देखते हैं कि 9 सेंटीमीटर शेष मापों से बड़ी माप है, इसलिए यह कर्ण की माप हो सकती है। पाइथागोरस गुण हमें बताता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर उसकी शेष भुजाओं यानी पादों के वर्गों का योग होता है। पहले कथन में दिए मापों से त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए हम इस गुण का प्रयोग करेंगे। यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर 9 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 9 गुणा 9 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 81 वर्ग सेंटीमीटर है।
और भुजाओं के वर्गों का योग बराबर 6 सेंटीमीटर का वर्ग धन 8 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर धन 64 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। चूंकि यहाँ कर्ण का वर्ग और उसकी शेष भुजाओं के वर्गों का योग बराबर नहीं है, इसलिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर इन मापों से समकोण त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। दूसरे कथन में हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी माप है 13 सेंटीमीटर, इसलिए यह संभावित कर्ण की माप हो सकती है। यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर 13 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 13 गुणा 13 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 169 वर्ग सेंटीमीटर है और भुजाओं के वर्गों का योग बराबर 12 सेंटीमीटर का वर्ग धन 5 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 144 वर्ग सेंटीमीटर धन 25 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 169 वर्ग सेंटीमीटर है। चूंकि यहाँ कर्ण का वर्ग उसकी शेष भुजाओं के वर्गों का योग है, इसलिए 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इन मापों से समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है। अब आप स्वयं यह ज्ञात करें कि तीसरे कथन में दिए मापों से समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं। आज हमने देखे समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आइए जानें कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। आठवां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। अभाज्य गुणनखंडन द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंडन प्राइम फैक्टराइजेशन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्या आप इन सब का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? अगर 4 का वर्ग 16 होता है तो हम कह सकते हैं कि 16 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 4 है। इसी तरह 5 का वर्ग 25 होता है तो हम कह सकते हैं कि 25 का वर्गमूल 5 है। तो बताइए, अगर 7 का वर्ग 49 है तो 49 का वर्गमूल क्या होगा? बिल्कुल सही, 49 का वर्गमूल होगा 7। क्या इसी तरह आप संख्या 729 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? हमें सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हमेशा याद रहे यह जरूरी नहीं है, लेकिन हम अलग अलग विधियों से इसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम 729 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा ज्ञात करते हैं। इस विधि के नाम से ही हमें संकेत मिलता है कि हमें संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। इस विधि में हम संख्या को अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर से
तब तक भाग देते हैं जब तक हमें कोई अभाज्य संख्या या 1 प्राप्त न हो। इसके लिए हम स्क्रीन पर दिखाई आकृति बनाएंगे। ऊपरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में हम वह संख्या लिखेंगे जिसका हमें अभाज्य गुणनखंडन करना है। चलिए शुरू करते हैं। वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जो 729 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। वह है 3। 3 को पहली पंक्ति के पहले स्तंभ में लिखिए। 729 को 3 से विभाजित करने पर परिणाम 243 प्राप्त होता है। इसे आप 729 के नीचे लिखिए। अब वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जो 243 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। वह है 3। 3 को दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में लिखिए। 243 को 3 से विभाजित करने पर 81 प्राप्त होता है। इसे आप 243 के नीचे लिखिए। अब वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जो 81 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। वह है 3। 3 को तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में लिखिए। 81 को 3 से विभाजित करने पर परिणाम 27 प्राप्त होता है। इसे आप 81 के नीचे लिखिए। 27 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 3 27 का अभाज्य गुणनखंड है। इसे आप उसके निर्धारित स्थान पर लिखिए। 27 को 3 से विभाजित करने पर हमें 9 प्राप्त होता है। 9 को 27 के नीचे लिखिए। हम जानते हैं कि 3 का वर्ग बराबर 9 होता है, इसलिए हम 5वीं पंक्ति के पहले स्तंभ में 3 और 9 के नीचे भी 3 लिखेंगे। अब हमें दूसरे स्तंभ की आखिरी पंक्ति में संख्या 3 मिलती है, जो एक अभाज्य संख्या है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, संख्या 1 और 3, जिन्हें हम इस प्रकार अंकित करते हैं। पहले स्तंभ में संख्या 729 के सभी अभाज्य गुणनखंड लिखित हैं और दूसरे स्तंभ की आखिरी पंक्ति में संख्या 1। यह दर्शाता है कि यह प्रक्रिया समाप्त हो गई है। हम संख्या 729 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस तरह लिख सकते हैं। अब हम यह देखेंगे कि इस गुणनखंडन में कितनी अभाज्य संख्याएं युग्मों में हैं। यहाँ संख्या 3 के 3 युग्म हैं। घातांकों के नियमों से हम गुणनखंडों के इस गुणन को इस प्रकार लिख सकते हैं। हमें 729 27 के वर्ग के बराबर मिलता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 729 का वर्गमूल 27 है। इस प्रकार यहाँ हमने संख्या 729 का वर्गमूल प्राप्त किया। दोस्तों, अब बताइए कि क्या 432 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? अगर है तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, और अगर नहीं है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसे भाग करने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। आप वीडियो को यहाँ रोककर इस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह अपने वर्गमूल के वर्ग के बराबर होती है। अब संख्या 432 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में दर्शाएं। हम देख सकते हैं कि यहाँ इस संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड युग्म में नहीं है, यानी यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ 3 का युग्म नहीं है। अतः अगर हम संख्या 432 को 3 से भाग कर दें तो हमें संख्या 144 प्राप्त होगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और जिसका वर्गमूल 12 होता है। तो इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखा और उससे संबंधित उदाहरण देखे। मिलते हैं अगली वीडियो में इनसे संबंधित कुछ और उदाहरणों के साथ। इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के कुछ उदाहरण देखेंगे। संख्या 3969 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए।
अभाज्य गुणनखंडन विधि में सबसे पहले हम संख्या 3969 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और उसके सभी अभाज्य गुणनखंडों को इस प्रकार ज्ञात करेंगे। अब हम संख्या 3969 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। इसके बाद अभाज्य गुणनखंडों को इस प्रकार युग्मों में बांटेंगे। फिर सभी युग्मों में से एक एक गुणनखंड बाहर निकाल लेंगे और उनको गुना कर देंगे। यह गुणनफल ही उस संख्या का वर्गमूल है, यानी कि संख्या 63 ही संख्या 3969 का वर्गमूल है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढिए जो 2, 16 और 19 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। अगर हमें सिर्फ एक ऐसी संख्या ढूंढनी होती जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाती, तब हमें सिर्फ इन 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय LCM ज्ञात करना पड़ता। इस प्रकार हमें संख्या 304 प्राप्त होती। संख्या 304 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या में सभी अभाज्य गुणनखंड युग्म में आते हैं। संख्या 304 के अभाज्य गुणनखंडन में केवल संख्या 19 ही युग्म में नहीं है। यदि हम दोनों पक्षों को 19 से गुना करें तो हमें बाईं ओर संख्या 5776 प्राप्त होगी, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हम दाईं ओर इसके अभाज्य गुणनखंड भी देख सकते हैं, जहां हमें इसके सभी अभाज्य गुणनखंड युग्मों में मिलते हैं। इसलिए संख्या 5776 वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 2, 16 और 19 से विभाजित होती है। संख्या 5776 का वर्गमूल 76 है, यह हम देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के कुछ उदाहरण देखे। आशा करते हैं कि आपको यह विधि अच्छे से समझ आ गई होगी। नमस्कार, संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज चलते हैं स्नेक हाउस यानी सांप घर में। आज की इस कड़ी में बात करेंगे यहाँ के 3 प्रकार के सांपों के बारे में। डरिए नहीं, ये तीनों नॉन पॉइजनस यानी विषहीन हैं। यह है सबसे लोकप्रिय अजगर। ये भारतीय महाद्वीप में पाए जाने वाले सांपों में सबसे भारी भरकम सांप है। एक वयस्क अजगर की औसत लंबाई 14 फीट और वजन 50 किलोग्राम तक होता है। अजगर, जिसे अंग्रेजी में पाइथन कहते हैं, ज्यादातर उजले या पीले रंग के होते हैं। ये एक सुस्त प्रवृत्ति वाले सांप हैं और ये सिर्फ भोजन की खोज में और दुश्मनों से बचने के लिए ही गतिशील होते हैं। अजगर पानी में तैर सकते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। इनका मुख्य भोजन छोटे स्तनधारी जंतु, पक्षी और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स होते हैं। अजगर एक ऐसा सांप है जो छोटे हिरण को भी निगल सकता है। अजगर सामान्यतः 8 से 100 अंडे देते हैं और 48 से 69 दिनों के बाद सपोला निकलता है। ये अपने शिकार को अपने शरीर से लपेट के मार देते हैं।
ज्यादातर ये पेड़ों के पास पथरीले इलाकों में पाए जाते हैं जहां नदी या तालाब हो। अजगर अच्छे तैराक होते हैं और आधे घंटे तक पानी में डूबे रह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्नेक हाउस हमेशा से ही दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। पटना स्पीसीज में रॉक पाइथन के तीनों स्पीसीज जो इंडिया में पाए जाते हैं वो मौजूद हैं। रेटिकुलेट हैं, रॉक पाइथन और बर्मीज पाइथन। इनका एग लेइंग मार्च महीने में शुरू होता है। लगभग 15 से 20 अंडे को एक एग ले करते हैं। लगभग 90 दिनों तक इसको वेट करते हैं, फिर इससे बच्चे निकलते हैं। रॉक पाइथन है, इसको खाने में हम लोग यहाँ पे गिनी पिग, रैबिट या चिकन इत्यादि दिया जाता है। सप्ताह में 2 दिन इनको दिया जाता है। और हमारा फ्यूचर प्लान में एक और स्पीसीज को अभी हम लाने जा रहे हैं, किंग कोबरा का, जो एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अतिरिक्त डेनमार्क से यहाँ कुछ स्पीसीज आने जा रहे हैं रेप्टाइल्स में ही, जिसमें आपके ग्रीन एनाकोंडा, बॉल पाइथन, फिर राइनो इगुआना, इसके अलावा नाइल क्रोकोडाइल भी आने जा रहा है। तो जो यहाँ का कलेक्शन प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब चलते हैं धामिन यानी रैट स्नेक के एनक्लोजर के पास, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक विषहीन सांप है। शुष्क स्थलों पर यह पीले रंग का होता है, लेकिन पानी वाले जगहों में ये काले रंग के भी होते हैं। इनका शरीर लंबा और पूंछ पतली होती है। इनकी औसत लंबाई 1.6 से 2 मीटर तक की होती है और ये तकरीबन 11 सालों तक जिंदा रहते हैं। ये ज्यादातर चूहे खाते हैं, इसीलिए इन्हें रैट स्नेक भी कहा जाता है। धामिन एक बार में 6 से 14 अंडे देती है और 2-3 महीनों के बाद इससे बच्चे निकलते हैं। अब चलिए सैंड बोआ की तरफ। 2 मुंहा सांप के नाम से मशहूर सैंड बोआ ईरान, पाकिस्तान और भारत में पाए जाते हैं। ये विषहीन सांप हैं जो बेहद शर्मीले होते हैं। ये रेतीले मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। ये सैंड बोआ इतने सीधे होते हैं कि आप इन्हें हाथ में भी उठा सकते हैं। इस सांप का मुंह और पूंछ एक जैसा होता है, इसीलिए इसे 2 मुंहा के नाम से जाना जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में 2 प्रकार के सैंड बोआ हैं, एक कॉमन सैंड बोआ और एक रेड सैंड बोआ। जैसा कि नाम से ही है, सैंड बोआ ये प्रायः बालू और मिट्टी में मिलते हैं। इन्हें 2 मुंहा सांप भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में सांपों सैंड बोआ के रख रखाव में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। बालू को हम लोग मेंटेन करते हैं, इसके केज की सफाई की जाती है। बालू पूरा प्रॉपर मेंटेन करके उसका तापमान जो है स्थिर तापमान पे रखा जाता है। भोजन के रूप में हम लोग इसे चूहा और गिनी पिग प्रदान करते हैं और उसी प्रकार से ऋतु के हिसाब से इनके रख रखाव में परिवर्तन होता रहता है। जाड़े के ऋतु में इनके शरीर के तापमान को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त उष्मा दी जाती है, गर्मी प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार गर्मी के मौसम में इन्हें ठंड प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, जमीन को नमी प्रदान किया जाता है, पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। तो बच्चों, ये तो हुई विषय की पढ़ाई। अब वक्त है इंस्पायर अवार्ड योजना से संबंधित एक वीडियो देखने का। वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1 जून 2020 से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने आसपास की समस्या या कोरोना के कारण हमारे जीवन में आए समस्याओं के तकनीकी समाधान से संबंधित एक आइडिया सोचें और उसे इंस्पायर की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विद्यालय खुलने पर
शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों से बात करें। चयनित आइडिया को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज इंस्पायर अवार्ड से संबंधित ये वीडियो। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सैयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर
9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।